नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मथुरा से है, जहां पर हाथरस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हाथरस मामले में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। मथुरा पुलिस ने मार्ट टोल प्लाजा से इनको पकड़ा है। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त इनकी गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई सीएफआई से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य इनके पास से बरामद किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, ये वो 4 संदिग्ध हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथरस के इस मामले में ये चारों संदिग्ध माने जा रहे हैं। जातीय हिंसा फैलाने का इन पर आरोप है और इनकी संदिग्धता के चलते अब इनको गिरफ्तार किया गया है। मथुरा के मार्ट टोल प्लाजा से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त इनको गिरफ्तार किया गया और इनके तार पीएफआई और सीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनके पास मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य बरामद किया गया है। मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इन चारों संदिग्धों को लेकर? देखिए, अगर अमित बात करें तो ये चारों युवक जो पकड़े गए हैं उसमें मुजफ्फरनगर का अतीक है, और मल्लमपुरम का जो है सिद्दीक है, बहराइच का महजूब और रामपुर का आलम शामिल है। ये चारों लोगों को पुलिस ने मार्ट टोल से गिरफ्तार किया है। ये चारों लोग बताया जा रहा है कि हाथरस जा रहे थे और पीएफआई के सदस्य हैं। इनके पास से पुलिस ने कुछ दस्तावेज बरामद की हैं। आपत्तिजनक जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सामान है वो बरामद किया है। साथ ही कंप्यूटर और लैपटॉप भी इनसे बरामद किया है। साथ ही इनके पकड़े जाने के बाद जो एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं और इनसे रात भर एजेंसियों ने पूछताछ करी है। और फिलहाल जो हमारी पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि चारों युवक जो पकड़े गए हैं और पीएफआई के सदस्य हैं और ये हाथरस की ओर जा रहे थे। साथ ही एक चीज और है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था कि लोग हाथरस के बहाने जातीय उन्माद फैलाने के प्रयास में हैं और वो एक बार फिर सच साबित हुआ है। उसके साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से वेबसाइट से इनका संबंध पाया गया था वो भी इनसे उजागर हुआ है और पुलिस इस बात की तहकीकात करने में जुटी हुई है कि आखिर इनका मकसद क्या था। जी ठीक है नितिन, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हाथरस से सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, लखनऊ से क्या जानकारी, क्या अपडेट है? अमित, देखिए, पूरे हाथरस मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पे थी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। बीते 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हाथरस से जुड़े मामलों में 13 एफआईआर हुई हैं और कुल अकेले हाथरस में ही 5 एफआईआर हुई, जिसके बाद से हाथरस की ओर जाने वाली हर सड़क पर नज़र रखी जा रही थी, सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही थी। इसी अभियान के तहत इस स्विफ्ट डिज़ायर एक कार थी जिसको संदिग्ध पाए जाने पर रोका गया और उसमें जब 4 युवक बैठे थे उनसे पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि ये चारों पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए और इनके कब्जे से कुछ ऐसा साहित्य बरामद हुआ जो हाथरस को लेकर के था और भड़काऊ था। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो साहित्य वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। तो कुल मिला के हाथरस के बहाने जो नफरत फैलाने का कारोबार चल रहा था, जस्टिस दिलाने के नाम पर जो प्रदेश को जलाने की साजिश चल रही थी, सरकार की और पुलिस प्रशासन की उस सोच पर, उस जानकारी पर मुहर लग गई है। इन चारों से अलग अलग एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं मथुरा पुलिस के अलावा, और ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से एक प्लान्ड वे में हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को एक बड़ी साजिश में झोंका गया और पूरे उत्तर प्रदेश में जाति वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है, सामाजिक समरसता सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो एक बड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एक वेबसाइट की बात कल से ही न्यूज़ 18 कर रहा था। ये अभी भी जो शुरुआती इनसे पूछताछ हुई उससे जानकारी मिल रही है कि उस वेबसाइट से भी इन चारों युवकों के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। इनसे भी विस्तृत पूछताछ चल रही है कि क्या जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से हैशटैग ये लोग चला रहे थे या जो वेबसाइट थी उसमें उन लोगों को जोड़ने का और उससे जुड़े होने का भी इन लोगों पर आरोप है। इसको सिद्ध करने की कोशिश की जा रही पूछताछ के जरिए। ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आज क्या हालात है वहां पर हाथरस में? देखिए, मैं जैसा आपको बता दूं, कल देर रात को एडीजी मुरादाबाद राजीव कृष्ण ने पूरे मामले को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीड़िता के गांव का निरीक्षण किया था, पीड़िता के परिवारजनों से बात की थी। उसके बाद उन्होंने साफ किया था कि पीड़िता के परिवार के बाहर भारी मात्रा में फोर्स तैनात की जाएगी। पीड़ित परिवार के हर एक आदमी के साथ 2-2 कांस्टेबल सुरक्षा के मद्देनजर उनको दिए गए हैं, जिससे कि वो यहाँ घर से अगर बाहर भी जाते हैं तो सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे। कल देर रात ये निरीक्षण
एडीजी साहब द्वारा उस पीड़िता के परिवार के आसपास किया गया था। पूरी सुरक्षा को लेकर उन्होंने वहाँ पे कैंप भी किया है देर रात तक, और उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। अजय, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाथरस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। एस दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। इसमें ये अहम मांग की गई है कि इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। दूसरी मांग ये की गई है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। एस दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज इस पर सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि इस सुनवाई में इन दो बातों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। क्या केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है, और दूसरी तरफ यूपी सरकार इस दिशा में पहले ही कदम आगे बढ़ा चुकी है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जिसके समझौते को लेकर पेच फंस गया है। मंत्री जी तो मांग मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं है। समझौते पर पेच फंस गया है। बिजली कर्मचारियों से समझौते पर पेच फंसा हुआ है। यूपीपीसीएल चेयरमैन ने साइन करने से इनकार कर दिया है। मंत्री ने बिजली कर्मियों की मांगों को तो मान लिया है, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं है। निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है बिजली कर्मचारियों का, और मंत्री जी की तरफ से मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब पेच यहां पर आकर फंस गया है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन इन मांगों पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। जो समझौता हुआ है उसको वो मानने को तैयार नहीं है, उनकी तरफ से इनकार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बिजली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निजीकरण के खिलाफ उनके आंदोलन और उनकी मांग को स्वीकार्यता नहीं मिलती है, उसको माना नहीं जाता है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि वो इस समझौते पर दस्तखत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीतापुर से खबर है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जला दिया, पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दी गई है। 3 माह पहले उसकी शादी हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि प्रेमी ने प्रेमिका को जिंदा जला दिया है। पेट्रोल डालकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से झुलस गई और जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। इस शादी से प्रेमी नाराज था और उसने अब इस वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल डालकर उसने प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश की है, जिसके बाद गंभीर रूप से झुलसी महिला को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें गौ तस्कर को गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गाड़ी से एक बछिया सकुशल बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अपनी कार में एक बछिया को डालकर तस्करी के लिए लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने जारचा थाना क्षेत्र में चेकिंग शुरू की। इस दौरान संदिग्ध कार को आता हुआ देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो वो उसमें बैठे लोग भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और जवाबी फायरिंग करते हुए गिरफ्तार बदमाश के पास से कार, तमंचा, चाकू और रस्सी बरामद की है। तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर इनपुट के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान जब पुलिस को पता चला मुठभेड़ हुई है, उसके पैर में गोली लगी है, तमंचा, कारतूस, चाकू, बछिया, बैगनार, रस्सी, सारा सामान बरामद हुआ है। इसके साथियों के बारे में और किसको ये सप्लाई करता था, ये सारी बातें हम लोग पता कर रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद में एक छात्र ने अपने 4 साथियों पर जबरन गाड़ी में बैठकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। 10वीं में पढ़ने वाले इस छात्र ने आरोप लगाया है कि 28 सितंबर को उसके क्लासमेट ने मिलने के बहाने उसे स्कूल से बाहर बुलाया और अपनी गाड़ी में जबरन बिठा लिया। इसके बाद काफ़ी देर तक चलती गाड़ी में उसके साथ मारपीट करते रहे।
इतना ही नहीं, निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बना लिया। मारपीट के बाद उसे गोविंदपुरम इलाके में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कुछ स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच में आपस की कुछ लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी। उस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी इसमें अक्यूज उनकी धरपकड़ की टीम बनाई गई, उनकी तलाशी करी जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार की लापरवाही ने हाथरस में पीड़ित परिवार समेत कई लोगों को खतरे में डाल दिया। दिल्ली की कोंडली सीट से विधायक कुलदीप कुमार 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट करके दी थी, लेकिन तमाम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए वो हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच गए। हाथरस पीड़ित के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी और पीड़ित परिवार समेत कई लोगों को खतरे में डाल दिया। दरअसल दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट से आप विधायक कुलदीप कुमार 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। 29 सितंबर को विधायक ने ट्वीट किया था, पिछले 2 दिनों से मुझे हल्का बुखार होने की वजह से मैंने कोविड-19 टेस्ट कराया, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मैं घर पर होम आइसोलेशन में रहूंगा। जो भी साथी पिछले 2-3 दिनों में मुझसे मिले हैं वो अपना टेस्ट जरूर करा लें। और अब आज का ये ट्वीट जिसमें वो खुद जानकारी दे रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलकर लौटा हूं। परिवार में डर पैदा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आप विधायक के लापरवाह रवैये से पीड़ित के परिजनों को भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा पैदा हो गया। वहीं उन्होंने एक और नासमझी का परिचय देते हुए पीड़ित का नाम भी ट्वीट कर दिया, जिससे परिवार की पहचान सार्वजनिक हो गई। ऐसे ट्वीट में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को भी टैग किया। फिलहाल आप विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं। योगी सरकार बुलडोजर चलाकर अपराध के पैसे से बने माफिया के सपनों के महल को तोड़ रही है। प्रयागराज में माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 4 मंजिला आलीशान कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। प्रयागराज में माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा पर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। अपराध की दुनिया में यहां अतीक अहमद के बाद दूसरा बड़ा नाम यमुना पार इलाके में चाका से पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का है। काली कमाई से बनाई गई दिलीप मिश्रा की करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है। औद्योगिक थाना इलाके में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने लगभग 850 वर्ग मीटर में अवैध रूप से बनाई गई 4 मंजिला आलीशान कोठी की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जा रही है। संपत्ति पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की है, जो काफ़ी रसूखदार और वो हैं, माफिया टाइप के हैं। तो इनकी बिल्डिंग इलीगली बनाई गई है। 29 मई 2020 दिलीप मिश्रा जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में कुल 46 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिलीप मिश्रा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये पहली अवैध बिल्डिंग दिलीप मिश्रा की है, जिसके खिलाफ पीडीए का बुलडोजर चल रहा है और ये बिल्डिंग कल से ध्वस्त की जा रही है, लेकिन ये काफी मजबूत बनी हुई है, काफी बड़े एरिया में है और जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए है। उधर आजमगढ़ में प्रशासन ने माफिया कुंटू की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। उसके ऊपर पूर्व विधायक की हत्या समेत 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। योगी सरकार में माफिया पर शिकंजा जारी है। आजमगढ़ में प्रशासन ने माफिया कुंटू की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। गैंग के दूसरे बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जीयनपुर कोतवाली इलाके के छपरा सुल्तानपुर गांव के रहने वाले माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू D11 गैंग चलाता है। सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के साथ इस पर 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वो लोगों को जेल के अंदर से धमकी दे रहा है और जो आगे जो लिस्ट वगैरह बनने वाली हैं चुनावों के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, उनमें अपनी बेलूज लगाने के लिए प्रेशराइज करता है। इन मुकदमों में जो लोग भी नामजद हैं, एक में 6 हैं और एक में 3 लोग नामजद हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे जाकर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जो उनकी संपत्ति होगी उसी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कुंटू सिंह लंबे समय से जेल में बंद है। साल 2013 में उसके खिलाफ गैंगस्टर भी लगाया गया था। जेल में बंद होने के बाद भी कुंटू अपनी हुकूमत चला रहा है, यानी जेल से भी रंगदारी मांगने से मामलों में शामिल है। अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन करने के लिए प्रदेश महामंत्री और पर्यवेक्षक सुब्रत पाठक ने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने इसे विपक्षी दलों की साजिश करार दिया। टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि जो सबको साथ लेकर चलने वाला है और जीत का मादा रखने वाला है, टिकट उसी को मिलेगा। टिकट बंटवारे में परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ये सब कुछ होता है, बीजेपी में नहीं।
रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।